हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पढ़ने की कला पर। आज हम एलएलबी सेकेंड ईयर कंपनी विधि के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको पूरी कंपनी विधि की 5th यूनिट कंप्लीट करवाएंगे। इसमें आज हम फर्स्ट यूनिट के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपको बहुत ही सरल और आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो प्लीज़ आप वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे हमारी मेहनत को एप्रिसिएशन मिल सके। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट। कंपनी की परिभाषा दीजिए। कंपनी विधि के अंतर्गत कंपनी की विभिन्न विशेषताओं की विवेचना कीजिए। क्या कंपनी एक विधिक व्यक्ति है? इसकी क्या विशेषताएं हैं? कंपनी विधि द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसे अविच्छिन्न उत्तराधिकार प्राप्त होता है तथा जिसकी एक सामान्य मुद्रा होती है। इस कथन को स्पष्ट कीजिए तथा एक कंपनी की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो मतलब ये कंपनी की परिभाषा पूछ रहा अपने से, और कंपनी की जो विशेषताएं हैं, जो कंपनी विधि की जो विशेषताएं होती है, उसके बारे में इसने हमारे से पूछा है। तो चलो आइए शुरू करते हैं। देखिए, कंपनी अत्यधिक प्रचलित और प्रत्येक व्यक्ति के लिए जाना पहचाना शब्द है। ठीक है, कंपनी हर व्यक्ति जानता है वह कंपनी क्या होती है, और एक जाना पहचाना शब्द भी है जो अपन आम बोलचाल की भाषा में भी इसका यूज होता रहता है। सामान्यतः इसका अर्थ किसी प्रयोजन विशेष के लिए, प्रयोजन क्या होता है, कोई जैसे कोई उद्देश्य होता है ना, जैसे कोई खास उद्देश्य होता है, उसको बोलते हैं प्रयोजन। किसी प्रयोजन विशेष के लिए संयोजित व्यक्तियों के समुदाय से लिया गया है। संयोजित मतलब होता है इकट्ठे करना, ग्रुप में, ग्रुप के अंदर करना। ठीक है, संयोजित एक साथ रखना उनको। ठीक है, इसका अर्थ है किसी विशेष प्रयोजन के लिए संयोजित व्यक्तियों के समुदाय से लिया जाता है। जब अनेक व्यक्ति मिलकर किसी व्यवसाय को चलाने का अनुबंध करते हैं, ठीक है, जब अनेक व्यक्ति मिलकर किसी व्यवसाय को चलाने का अनुबंध करते हैं, अनुबंध होता है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, अनुबंध करते हैं, तो जनसाधारण में ऐसे समूह को कंपनी समझ लिया जाता है। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब किसी विशेष प्रयोजन के लिए लोगों को इकट्ठा किया जाता है, लोगों को एकजुट किया जाता है, ठीक है, जहाँ पर अनेक व्यक्ति मिलकर व्यवसाय चलाने का अनुबंध करते हैं। ठीक है, तो जनसाधारण समूह में, जनसाधारण भाषा में, जनसाधारण बोलचाल में उन समूहों को कंपनी समझ लिया जाता है। विधिक दृष्टि से इसकी परिभाषा कुछ भिन्न हो सकती है। परिभाषा देखते हैं। कंपनी अधिनियम 2013, ठीक है, जो कंपनी अधिनियम था वो 2013 में बना था, की धारा 2 की उपधारा 20 के अनुसार कंपनी के इस, ठीक है, कंपनी के इस अधिनियम के अधीन पूर्व कंपनी विधि के अधीन निगमित कोई कंपनी अभिप्रेत है। मतलब क्या कह रहा है कि जो ये कंपनी है, इस कंपनी के अधीन या पूर्व में कोई कंपनी विधि के अधीन कोई निगमित कंपनी है, कोई निगमित व्यवसाय है, तो वो उस कंपनी से अभिप्रेत होता है। ठीक है, जैसे इंग्लिश में क्या कह रहा है, इंग्लिश में देख लीजिए। कंपनी मीन्स ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट ऑन अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। ठीक है, जो प्रीवियस कंपनी लॉ था उसके अंदर कोई कॉर्पोरेट कंपनी पहले से पद स्थापित है या पहले से स्थापित है, उसको कंपनी बोला गया है।
ठीक है। लेकिन यह परिभाषा न तो पूर्ण है और न ही संतोषजनक है। लेकिन जो डेफिनेशन है ना ऊपर दे रखी है, ये न तो पूर्ण है, इसको पूर्ण भी नहीं माना गया और इसको संतोषप्रद भी नहीं माना गया। ठीक है, क्योंकि इससे कंपनी के वास्तविक अर्थ एवं स्वरूप का बोध नहीं होता। ठीक है, जो ये ऊपर परिभाषा दे रही है ना, इसमें क्या होता है कि इसकी जो परिभाषा दे तो रही है, लेकिन इस परिभाषा में इस कंपनी के वास्तविक अर्थ की परिभाषा नहीं निकलती है और उसका स्वरूप का बोध नहीं होता है। कंपनी के अर्थ को आत्मसात करने के लिए यहाँ पर विभिन्न विधिवेताओं और न्यायविदों ने परिभाषा दी है। ठीक है, तो पहले आते हैं न्यायाधीश लिंडले। ठीक है, कंपनी ऐसे अनेक व्यक्तियों का संघ या समुदाय है। ध्यान से सुनिएगा, कंपनी ऐसे अनेक संघ और समुदाय व्यक्तियों का समुदाय है जो एक संयुक्त कोष में अपने धन या धन के बराबर किसी अन्य संपत्ति का अंशदान करते हैं और किसी सामान्य उद्देश्य या प्रयोजन के लिए उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है, इसमें बोला गया है कंपनी ऐसे व्यक्तियों का समुदाय है जो संयुक्त कोष में अपने धन, ठीक है, जो संयुक्त कोष होता है ना, उस कोष में अपने धन या धन के बराबर अन्य संपत्ति का अंशदान करते हैं। ठीक है, अन्य संपत्ति, उस धन के बराबर अन्य संपत्ति का अंशदान करते हैं और किसी सामान्य उद्देश्य या प्रयोजन के लिए उसका उपयोग करते हैं, तो उसको बोलते हैं कंपनी। ये न्यायाधीश लिंडले के अनुसार बोला गया है। दोबारा देख लेते हैं, इसमें बोला गया है कंपनी ऐसे अनेक व्यक्तियों का एक संघ या समुदाय है जो अपने धन को संयुक्त कोष में या धन के बराबर किसी संपत्ति के अंशदान करते हैं, किसी संपत्ति का वो अंशदान करते हैं और किसी सामान्य उद्देश्य और प्रयोजन के लिए उसका उपयोग करते हैं, उसको बोलते हैं कंपनी। ठीक है, देखिए अब न्यायाधीश मार्शल क्या कहते हैं, कंपनी एक अदृश्य अमूर्त कृत्रिम व्यक्ति है। ठीक है, कंपनी अदृश्य, कंपनी दिखती भी नहीं है, कंपनी का कोई अस्तित्व भी नहीं है, लेकिन कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। ठीक है, जिसका अस्तित्व केवल विधिक दृष्टि में होता है। ठीक है, मतलब कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अस्तित्व केवल विधिक दृष्टि में होता है, विधि की दृष्टि में होता है। विधि द्वारा सर्जित होने के कारण इसकी वही विशेषताएं होती है जो उसे उत्पन्न करने वाले अधिकार पत्र द्वारा प्रदत्त की जाती है। मतलब न्यायाधीश मार्शल बोलते हैं कि जो कंपनी है वो एक अदृश्य है, अमूर्त है और एक कृत्रिम व्यक्ति है। ठीक, कृत्रिम व्यक्ति कैसे है, जिसका अस्तित्व विधिक दृष्टि से है। विधिक दृष्टि में जिसका अस्तित्व है वो कृत्रिम व्यक्ति है, विधि द्वारा सर्जित। ठीक है, विधि के द्वारा उसको वो अधिकार पत्र में वही विशेषताएं प्रदान की गई है जो विशेषताएं उसके पास होती है। ठीक है, जो अधिकार पत्र होता है ना, उसमें उसकी जो विशेषताएं लिखी गई होती है वही उस कंपनी की विशेषताएं होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो अब हेल्सबरी की परिभाषा देखते हैं। कंपनी से अभिप्राय एक विशिष्ट नामकरण के अधीन अनेक व्यक्तियों के ऐसे समूह से हैं। ठीक है, विशिष्ट नामकरण के अधीन, मतलब कोई अलग नाम होता है ना कंपनियों का, जैसे टाटा हो गई, जैसे बजाज हो गई, जैसे रिलायंस हो गई, तो विशिष्ट नाम हो गया और उस नाम के अंदर अनेक सारे लोग काम करते हैं। ठीक है, तो बोला गया एक विशिष्ट नामकरण के अधीन अनेक व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो एक निकाय के रूप में संगठित हो गए। ठीक है, संगठित हो गए, सब सारे मिलजुल के काम करेंगे, जिन्हें एक कृत्रिम स्वरूप में शाश्वत उत्तराधिकार प्राप्त है। ठीक है, जो कंपनी होता है उसको शाश्वत उत्तराधिकार प्राप्त होता है। अब शाश्वत उत्तराधिकार क्या होता है, शाश्वत मतलब होता है लगातार, उत्तराधिकार मतलब उत्तराधिकार मतलब बने रहता है। मतलब अगर कंपनी में किसी की डेथ भी हो जाती है, चाहे वो एम्प्लॉय हो, चाहे वो डायरेक्टर हो, चाहे वो सचिव हो, तो भी कंपनी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं शाश्वत उत्तराधिकार। ठीक, और जिसे विधि की नीति द्वारा अनेक अर्थों में विशेष रूप से संपत्ति को ग्रहण करने, ठीक है, जो कंपनी होती है ना, वो संपत्ति को ग्रहण करने की पावर भी रखती है। ठीक है, और स्वीकार करने के संबंध भी रखती है। ठीक है, संविदा के आभारों के संबंध में भी रखती है, मतलब जो कंपनी के नाम से अपन संविदा भी कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, वादकरण के संबंध में, ठीक है, वाद भी ला सकते हैं कंपनी के नाम से। मतलब कि कंपनी को एक कृत्रिम व्यक्ति माना गया है, तो जो व्यक्ति जो कार्य करता है ना, कंपनी वही सारे काम कर सकती है, क्योंकि कंपनी को कृत्रिम व्यक्ति विधिक दृष्टि में माना गया है।
ठीक है, इसलिए बोला गया है इसने। ठीक है, विशेष अधिकारों उन्मुक्तियों का उपयोग करने के संबंध में उस समूह के संस्थापन के प्रारूप में अधिक या कम विस्तार तक विविध प्रकार के राजनीतिक अधिकारों का भी सृजन किया गया है, का प्रयोग करते हैं, अथवा तो सृजन के समय उसके अस्तित्व में आने के पश्चात किसी भी समय जो शक्तियाँ प्रदान की गई है उनका उपयोग करने के संबंध में एक व्यक्ति के रूप में कार्य करने की क्षमता प्रदान की गई है। ठीक है, तो हेल्सबरी ये बोलते हैं कि जो कंपनी अधिनियम है, जो कंपनी है वो एक विशिष्ट नामकरण के अधीन अनेक व्यक्तियों के एक ऐसे समूह से है। ठीक है, उसमें अनेक व्यक्ति होंगे। ठीक है, उस अनेक व्यक्ति होंगे और वो संगठित निकाय के रूप में काम करेंगे, सारे संगठित निकाय के रूप में काम करेंगे। उनका उत्तराधिकार शाश्वत रहेगा। ठीक है, और वो उनके पास विधि के द्वारा विशेष अधिकार दिए गए हैं उनको। ठीक है, विशेष रूप से वो संपत्ति को ग्रहण भी कर सकते हैं, किसी संपत्ति को स्वीकार करने के संबंध भी कर सकते हैं, संविदा के आभार भी कर सकते हैं, वाद करने के संबंध में विशेषाधिकार भी उनको दिए गए हैं, उन्मुक्तियों का भी वो प्रयोग करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, समूह के संस्थापन के प्रारूप के अनुसार उनका जो कंपनी का अधिकार और अधिक या कम विस्तार भी कर सकते हैं। ठीक है, राजनीतिक जो अधिकार होते हैं, जो राजनीतिक अधिकार होते हैं उनका वो प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, उनका सर्जन भी कर सकते हैं राजनीतिक अधिकारों का। ठीक है, उसके अस्तित्व में आने के पश्चात किसी जो सब में जो शक्ति प्रदान की गई है उसका वो उपयोग भी कर सकते हैं, उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक व्यक्ति के रूप में कार्य करने की क्षमता प्रदान की गई है कंपनी को। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलो अब देखते हैं डॉक्टर स्प्रिंगल के अनुसार क्या बोलते हैं। देखो, निगम राज्य की एक सर्जना है। ठीक है, इसका अस्तित्व उन व्यक्तियों से अलग होता है जो उसकी पूंजी अथवा अन्य व्यक्तियों से अलग होता है जो उसकी पूंजी अथवा अन्य प्रतिभूति के स्वामी होते हैं। ठीक है, जो डॉक्टर स्प्रिंगल क्या बोलते हैं, जो निगम होता है ना वो एक राज्य की सर्जना होती है। ठीक है, जो निगम होता है और एक राज्य में डिपेंड होता है, राज्य का जो अर्थव्यवस्था होती है वो उस निगम पर डिपेंड होती है। ठीक है, जो जिसका अस्तित्व उन व्यक्तियों से अलग होता है। ठीक है, जिसका जो कंपनी होता है उसका अस्तित्व अन्य व्यक्तियों से अलग होता है जो उसमें पूंजी निवेश करते हैं या जो व्यक्ति उसमें काम करते हैं। ठीक है, जो उसके प्रतिभूति के स्वामी होते हैं उन सब से उसका अलग होता है। देखिए इंग्लिश में क्या कह रहा है, द कॉरपोरेशन। ठीक है, जो द कॉरपोरेशन इज द क्रिएशन ऑफ स्टेट। ठीक है, जो कॉरपोरेशन होता है वो स्टेट के द्वारा क्रिएट किया जाता है या फिर स्टेट के लिए क्रिएशन किया जाता है। एंड पोजेजेस एंड एंटिटीज सेपरेट, और जो उसके अधिकार होते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है, एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पर्सन, और वो अलग होता है किसी आदमी से द्वारा। ओविंग इट्स स्टॉक, जो उसके स्टॉक को खरीदते हैं ना। एंड दियर अदर सिक्योरिटी, जो इसकी सिक्योरिटी और जो इसके स्टॉक खरीदते हैं ना उनका जो दायित्व होता है और जो कंपनी का दायित्व होता है वो अलग अलग होता है, उन दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, ये बोला गया डॉक्टर स्प्रिंगल के द्वारा। अब न्यायमूर्ति बकले देखते हैं। ये कंपनी में दो बातें बताते हैं। पहली, कंपनी रूपी संघ या समुदाय के सदस्य इतनी अधिक संख्या में होते हैं कि उसे फर्म या भागीदारी नहीं कहा जा सकता। ठीक है, जो कंपनी के सदस्य होते हैं ना वो इतनी अधिक संख्या में होते हैं कि अपन उनको फर्म भी नहीं बोल सकते और भागीदार भी नहीं बोल सकते। ठीक है, फर्म तो आप समझते हैं फर्म होती है, और भागीदारी क्या होती है, वो होती है पार्टनरशिप। तो मतलब इतने सारे व्यक्तियों की पार्टनरशिप नहीं हो सकती है। तो ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि कंपनी रूपी संघ, संघ मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोगों का समुदाय, संघ। ठीक है, उसको मैं फर्म भी नहीं होती है, भागीदारी भी नहीं कर सकता। दूसरी बात क्या बोलते हैं न्यायमूर्ति बकले, इसके सदस्य या सदस्यों के हित या हितों के अंतरण के लिए अन्य सदस्यों की सहमति आवश्यक नहीं होती है। ठीक है, इसमें जो सदस्य होते हैं उनका जो हित होता है, जो हितों का जो अंतरण होता है वो किसी सदस्य की अनुमति या सहमति की आवश्यकता उसमें नहीं होती है। ये बोलते हैं न्यायमूर्ति बकले के अनुसार। ठीक है, अब देखते हैं हैने के अनुसार। जॉइंट स्टॉक कंपनी लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से निर्मित एक ऐच्छिक संस्था है। ठीक है, तो एनए बोलते हैं कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो लाभ अर्जित करने के लिए एक ऐच्छिक संस्था है। ठीक है, इच्छा पे बनाई गई है उसको, जिसकी पूंजी अंतरणीय अंशों में विभक्त होती है। ठीक है, जो उसकी पूंजी होती है वो ट्रांसफरेबल स्टॉक्स में उसको डिवाइडेशन हिस्सों में विभक्त हो जाती है, तथा जिसके स्वामित्व के लिए सदस्यता आवश्यक है। ठीक है, जो उसका स्वामी होता है वो उसका सदस्य होना आवश्यक होता है।
है। ठीक है, जो हैने बोलते हैं, जो जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है वो लाभ अर्जित करने के लिए एक ऐच्छिक संस्था का गठन करती है। ठीक है, उसमें जो पूंजी का अंतरण होता है ना, वो उनका जो अंश होते हैं ना, उसका विभक्त जो व्यक्ति होता है उस कंपनी के अंदर, उनमें ही उनका विभक्त किया जा सकता है, और जो व्यक्ति उसका स्वामित्व होता है उसको उसका सदस्य होने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, ये बोले हैने ने। ठीक है, अब देखते हैं एम शाह क्या बोलते हैं। ठीक है, एम शाह क्या बोलते हैं, देखो, कंपनी शब्द से अभिप्राय सामान्य उद्देश्य के लिए निर्मित अनेक व्यक्तियों के एक संघ से है। मतलब एम शाह बोलते हैं जो कंपनी शब्द है उसका सामान्य उद्देश्य होता है अनेक व्यक्तियों के संघ से है। ठीक है, अनेक व्यक्ति मिलकर कंपनी बनाएंगे। ठीक है, इसमें दो महत्वपूर्ण समाविष्ट हैं। प्रथम यह कि संघ के सदस्य इतने अधिक होते हैं कि उसे सही अर्थ में फर्म भागीदारी नहीं कहा जा सकता। ठीक है, ये बात अपन ने पहले ही पढ़ी थी हैने के अंदर। हैने भी उसमें यही बोल रहे हैं, मतलब हैने के ऊपर क्या, न्यायमूर्ति बकले भी यही बोलते हैं कि भाई जो न्यायमूर्ति बकले भी यही बोलते हैं भाई भागीदारी और फर्म नहीं बोला जा सकता। तो यही बात है, हम साहब भी बोल रहे हैं कि भाई इनको फर्म भागीदारी नहीं कहा जा सकता। द्वितीय बात क्या है कि यह कि प्रत्येक सदस्य अपने हित को अन्य सदस्यों की सहमति के बिना अंतरित नहीं कर सकता। ठीक है भाई, सेम टू सेम बात बोल दी एम शाह ने। तो भाई न्यायमूर्ति बकले ने भी यही तो कहा है कि वो अपने हितों का अंतरण करने के लिए किसी सदस्य की आवश्यकता नहीं होती है, सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। तो यही बात बकले भी, यही बात है एम शाह भी बोल रहे हैं। ठीक है, अंतरित कर सकता है, ऐसे संघ को विधि के अंतर्गत निगमित किया जा सकता है। ठीक है, ऐसे संघ को विधि के द्वारा निगमित किया जाता है, मतलब ऐसे संघ को विधि के द्वारा कॉर्पोरेट या कंपनी बनाया जा सकता है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप यह एक निगमित संस्था हो जाती है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप क्या होती है, ये एक ऑथेंटिकेट कंपनी बन जाती है। ठीक है, यह ऑथेंटिकेट ट्रस्ट बन जाती है, इंस्टीट्यूशन बन जाती है। ठीक है, जिसकी उसकी एक सामान्य मोहर होती है। ठीक है, जो कंपनी होगी, जो इंस्टीट्यूट होगी, जो संस्था होगी, उसकी अपनी एक मोहर भी होगी। ठीक है, उसका अपने सदस्य से भिन्न वैधानिक व्यक्तित्व भी होगा। ठीक है, जो कंपनी होती है, जो संस्था होती है, उसका अपने सदस्य से भिन्न अलग वैधानिक व्यक्तित्व होगा। बिल्कुल सही बात है भाई, सदस्य को अलग वैधानिक व्यक्तित्व होता है और संस्था और इंस्टीट्यूट का अलग वैधानिक व्यक्तित्व होता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी बहुत ही आसान भाषा में। ठीक है, अब देखते हैं उपरोक्त सभी परिभाषाओं का निष्कर्ष यह है। अब जितनी सारी परिभाषाएं दी गई उनका निष्कर्ष क्या निकलता है, देखिए, कंपनी अनेक व्यक्तियों का एक ऐच्छिक समुदाय और संघ है। बिल्कुल सही बात है भाई, अनेक व्यक्ति मिलकर एक कंपनी को बनाते हैं। ठीक है, जिसका सर्जन किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है। ठीक है, जिसका सर्जन किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया जाता है। ठीक है भाई, बिल्कुल सही बात है। मतलब कंपनी क्या है, कंपनी विशिष्ट लोगों अनेक लोगों का एक ऐच्छिक समुदाय है। ठीक है, जिसका सर्जन किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, ओके जी, सही बात है। तथा इसके प्रत्येक सदस्य द्वारा सामान्य कोष में धन या धन के रूप में अन्य संपत्ति का अंशदान किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया, जिसमें जो प्रत्येक सदस्य होता है ना, उसका जो सामान्य कोष में से, ठीक है, जो कर्मचारी होंगे, जो एम्प्लॉय होंगे, उनको संयुक्त सामान्य कोष में से उनको धन प्रदान किया जाएगा। ठीक है, धन उनको अंशदान के रूप में उनको प्रदान किया जाएगा, संपत्ति अंशदान किया जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। विधि की दृष्टि में यह एक कृत्रिम व्यक्ति और यह निकाय है। विधि की दृष्टि में यह एक कृत्रिम व्यक्ति और एक निकाय है। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आई होगी। अब देखते हैं इसकी विशेषताएं। ठीक है, विशेषताएं क्या है, देखिए, पहली विशेषता आती है स्वैच्छिक संघ। स्वैच्छिक मतलब होता है अपनी मर्जी से। ठीक है, अपनी इच्छा से। ठीक है, उसको बोलते हैं स्वैच्छिक। स्व मतलब होता है अपनी, ऐच्छिक होता है इच्छा। ठीक है, स्वैच्छिक संघ मतलब अपनी इच्छा से बनाया हुआ संघ, उसको बोलते हैं स्वैच्छिक संघ। ठीक है, शुरू करते हैं। कंपनी की पहली विशेषता इसका एक स्वैच्छिक संघ या समुदाय होना है। ठीक है, जो कंपनी होती है वो अपनी इच्छा से बनती है, अपनी मर्जी से बनती है, कोई बाहर का व्यक्ति थोड़ी बनाता है उसको। ठीक है, ये बोला गया है कि अपनी इच्छा से उसमें समुदाय से बनती है। इसका निर्माण सर्जन संविदा के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, जो इसका निर्माण होता है, इसका जो सर्जन होता है, वो किसी कॉन्ट्रैक्ट, किसी संविदा के अंतर्गत किया जाता है, जिसमें व्यक्ति अपना स्वतंत्र सम्मति से सम्मिलित, इसमें व्यक्ति होता है ना, वो अपनी स्वतंत्र सम्मति से सम्मिलित होता है। ठीक है, उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती है, वो अपनी मर्जी से इस कंपनी में शामिल होता है। कंपनी का सदस्य बनने की किसी पर बाध्यता नहीं होती है। ठीक है, कोई भी जो कंपनी का जो सदस्य बनने की किसी पर बाध्यता नहीं होती है। मतलब किसी की इच्छा है तो कंपनी का सदस्य बन सकता है, किसी को छोड़ के जाना तो देखो, एक एग्जाम्पल समझते हैं। देखो, मान लीजिए मैंने एक कंपनी बनाई। ठीक है, उस कंपनी को मैंने अपनी इच्छा से बनाई। मान लीजिए मैंने ये
कृष्णा नाम से एक कंपनी बता दी कि कृष्णा लोग कंपनी, ठीक है। अब कंपनी बनाई मैंने, ठीक है। अब वो मेरी स्वैच्छिक हो गया, उसमें मेरी स्वैच्छिक इच्छा से बन गई। उसका मैंने लक्ष्य रखा कि भाई जितने भी एलएलबी पास स्टूडेंट हैं वो सभी मेरी कंपनी में काम करेंगे, ये तो मेरा था उद्देश्य। तो ये क्या हो गया, इसका निर्माण सृजन सुविधा के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। मैंने उद्देश्य मेरा ये भाई एलएलबी पास और स्टूडेंट को मैं इसमें काम में लूँगा, ठीक है। जिसमें जो भी व्यक्ति मेरे पास आएगा उनकी उसमें स्वतंत्र सम्मति होनी चाहिए, ठीक है, स्वतंत्र सम्मति होनी चाहिए। अब ठीक है, वो भी आगे अपने मर्जी से आते हैं मेरी कंपनी के अंदर, ठीक है। फिर जो कंपनी सदस्य बनने की जो कंपनी सदस्य बन जाता है उस पर किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं होती है। वो चाहे उसमें 1 साल काम करे, चाहे 2 साल काम करे, चाहे 3 साल काम करे, वो मन में आए तो वहाँ से जा सकता है और अपना सर्टिफिकेट लेके जा सकता है। तो ये हो गया स्वैच्छिक संघ, ठीक है। अब देखते हैं स्वतंत्र विधिक अस्तित्व। देखिए, कंपनी की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता है उसका स्वतंत्र एवं पृथक विधिक अस्तित्व होना, ठीक है। जो कंपनी होती है उसकी दूसरी विशेषता होती है कि उसका जो स्वतंत्र है, एक तो कंपनी स्वतंत्र है, दूसरा उसका विधिक अस्तित्व है। विधिक अस्तित्व मिल क्या होता है, भाई उसको लाइसेंस मिल गया गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो हो गया उसका विधिक अस्तित्व। और स्वतंत्र कैसे है, भाई उसको समाज में, उसको राज्य में, उसको जिले में एक उसका एक स्थान अलोकेटेड कर दिया गया, भाई तुम्हारी ये कंपनी यहाँ पर रहेगी, तो वो स्वतंत्र है, ठीक है। कंपनी का अस्तित्व अपने सदस्यों के अस्तित्व से पृथक होता है, बिल्कुल सही बात है भाई। जो कंपनी कंपनी होती है उसका जो अस्तित्व है और जो उसमें जो एम्प्लॉय है काम करने वाले उनका अलग अलग होता है, ठीक। कंपनी का मोटिव भी अलग होता है और व्यक्तियों का मोटिव भी अलग होता है। कंपनी का मोटिव ये होता है कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बुक करना है, और जो सदस्य होते हैं उनका ज़्यादा से मोटिव ये होता है कि हमें तनख्वाह लेनी है, ठीक है। ये बोला गया है। यही कारण है कि कंपनी के अधिकार एवं दायित्व भी उन लोगों से पृथक होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। उनके अधिकार भी अलग होंगे व्यक्तियों के, और जो कंपनी से, और उनके दायित्व भी अलग होंगे जिनके द्वारा कंपनी का सर्जन हुआ है, ठीक है। जिनके द्वारा कंपनी सर्जन मतलब जिन अधिकारों, जिन दायित्व के द्वारा कंपनी सर्जन हुआ है, ठीक है। प्रोफेसर ग्रोवर बोलते हैं कि निगमित व्यक्तित्व का मुख्य लक्षण उसका विधिक अस्तित्व है, ठीक है। जो निगमित व्यक्तित्व मतलब निगमित कंपनी का मुख्य अस्तित्व क्या है, विधिक अस्तित्व है, जो उसके सदस्यों से भिन्न पृथक है, जो सदस्यों से भिन्न पृथक है। अतः यह एक कृत्रिम व्यक्ति है, न कि प्राकृतिक या जीवित व्यक्ति है। द प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न कंपनी लॉ, वही बात जो अपन ने ऊपर जो बात पढ़ी ना, उसी को ही टुकड़ों में कर करके ये वैज्ञानिक वगैरह जो न्यायविद वगैरह वो अपनी परिभाषा में सम्मिलित कर रहे हैं। इस संबंध में सोलेमन बनाम सोलेमन इन कंपनी का एक उद्धरणीय मामला है। इसमें कंपनी का एक पृथक अस्तित्व माना गया है, ठीक है। देखिए कैसे माना गया, देखते हैं। देखिए, इनमें सोलेमन नाम के व्यक्ति द्वारा सोलेमन एंड कंपनी के नाम से एक कंपनी बनाई गई, ठीक है, बना दी। सोलेमन के जिसके सदस्य क्या थे, सोलेमन के परिजन, मतलब सोलेमन के परिवार के लोग ही इसमें सदस्य थे। कालांतर में आर्थिक स्थिति बिगड़ जाने से कंपनी को समाप्त करना पड़ा, ठीक है भाई। उसकी दीवार घाटा लग गया तो कंपनी को बंद कर दिया गया। उस समय कंपनी के 2 प्रकार के ऋण पत्र अधिकार थे। उस समय कंपनी पर 2 ऋण पत्र अधिकार थे, मतलब 2 लोग उससे कर्जा मांगते थे, ठीक है। उसमें 2 कर्जा था, एक स्वयं सोलेमन का और एक होता है अन्य व्यक्ति का। एक तो स्वयं सोलेमन खुद मांगता था कंपनी से कर्जा, और एक होता है अन्य व्यक्ति, ठीक है। जब ऋण के चुकाने का प्रश्न था तो लॉर्ड सभा ने यह कहा कि सोलेमन एंड सोलेमन कंपनी 2 पृथक पृथक व्यक्तित्व है, ठीक है। जब ऋण चुकाने की बारी आती है तो लॉर्ड सभा बोलती है कि सोलेमन अलग व्यक्ति है और सोलेमन एंड कंपनी अलग व्यक्तित्व है, पृथक पृथक व्यक्तित्व है, ठीक है। सोलेमन एंड कंपनी द्वारा ऋण का चुकारा 2 प्रकार के लेनदारों में किया जाना। प्रथम सोलेमन को जिसके पास बंधक सहित ऋण पत्र है, ठीक है। जो पहला जो ऋण का चुकारा होगा वो सोलेमन के द्वारा किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास बंधक सहित ऋण पत्र है, ठीक है। और द्वितीय सामान्य लेनदारों को जिसके पास साधारण ऋण पत्र है, ठीक है। जो साधारण ऋण पत्र तो लेनदारों के पास है, और जो सोलेमन है उसके पास बंधक ऋण पत्र है। तो विधि की दृष्टि में बंधक सहित ऋण पत्रधारियों को अपना ऋण वसूल करने का पहला अधिकार है, ठीक है। तो विधि की दृष्टि में जिसके पास बंधक ऋण पत्र है उसको अपना ऋण पहले लेने का अधिकार है, ठीक है। अतः सोलेमन को यह पहला अधिकार है कि वह कंपनी की संपत्ति से अपना ऋण वसूल करे, ठीक है। तो सोलेमन को यह अधिकार है कि वह कंपनी की संपदा से अपना ऋण वसूल करे। कंपनी संपदा क्या होती है, जो कंपनी जो एसेट्स होते हैं, जो कंपनी का माल होता है, जो कंपनी की जो सर्विसेज होती हैं, उन सबको बेच करके जो उसका ऋण, जो पैसे आएंगे उससे वो अपना ऋण चुकता करेगा,
ठीक है, वसूल करे तथा सोलोमन के ऋण का चुकारा हो जाने के बाद यदि कंपनी के पास कोई संपत्ति शेष रहती है तो अन्य सामान्य लेनदार उसे अपने ऋण की वसूली कर सकता है, लेकिन सबसे पहले तो सोलोमन को ही उसका ऋण का भुगतान करने को मिलेगा, क्योंकि उसके पास बंधक ऋण पत्र है, जबकि जो दूसरे लेनदार हैं उनके पास सामान्य ऋण पत्र है। आई बात समझ में? तो लॉर्ड सभा ने सामान्य लेनदारों के इस तर्क को नहीं माना कि सोलोमन तो सोलोमन कंपनी दोनों एक ही व्यक्ति हैं, क्योंकि इनमें कोई अंतर नहीं है, जबकि विधिक दृष्टि में इन दोनों को अलग अलग माना गया है। ठीक है, ये बात आगे आपके समझ में। इसी प्रकार स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बनाम सीटीओ के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी निर्धारित किया गया है कि कंपनी का अस्तित्व कंपनी के सदस्यों से भिन्न पृथक होता है। कंपनी निर्माण करने वाले व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को सामूहिक तौर पर कंपनी को प्रस्तुत नहीं कर सकते। ठीक है, जो कंपनी में काम करने वाले लोग हैं और कंपनी का अस्तित्व है वो अलग अलग माना जाता है। अब देखते हैं इसकी तीसरी विशेषता है शाश्वत उत्तराधिकार। देखो, कंपनी तीसरी विशेषता होता है शाश्वत उत्तराधिकार होता है। ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है, इसका स्थायी अस्तित्व है, मतलब इसका स्थायी, मतलब स्थायी टेम्परेरी नहीं है, इसका स्थायी है। किसी सदस्य द्वारा सदस्य त्याग दिए जाने पर, देखो किसी कंपनी का कोई सदस्य है वो अपने सदस्य त्याग देता है, त्याग दिए जाने पर, उसका दिवालिया हो जाने पर, उसकी मृत्यु हो जाने पर, अन्यथा उसका स्थान रिक्त हो जाने पर भी कंपनी का अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। आई बात समझ में? क्योंकि कंपनी एक बहती हुई नदी के समान है, उसमें अस्थायी पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता रहता है, लेकिन नदी स्थायी बनी रहती है। ये बात बोली गई है इसके अंदर। अब ये प्रोफेसर ग्रोवर बोलते हैं, एक उदाहरण दे रहे हैं। ग्रोवर, युद्ध काल में किसी प्राइवेट कंपनी के सभी सदस्य बम द्वारा उस समय मारे गए। ठीक है, जो कंपनी के सदस्य थे प्राइवेट कंपनी के, वो बम द्वारा मारे गए। ठीक है, मारे गए जब कंपनी की बैठक चल रही थी, जब उस केस पे सुनवाई चल रही थी, फिर भी कंपनी का अस्तित्व बना रहा। ठीक है, फिर भी कंपनी जिंदा थी, उसका अस्तित्व था, क्योंकि कंपनी के नाम से मुकदमा चल रहा था। ठीक है, तथा हाइड्रोजन बम भी उसे समाप्त नहीं कर सका। किसको? कंपनी को। ठीक है, अब देखते हैं चौथी विशेषता, सामान्य मोहर। ठीक है, अब कंपनी है तो कंपनी के पास मोहर भी होगी उसके नाम की। ठीक है, कंपनी चौथी विशेषता उसकी एक सामान्य मोहर है। मोहर होना है, सामान्य मोहर से ही कंपनी के सारे कार्य संपन्न किए जाते हैं। ठीक है, जब तक कंपनी की मोहर नहीं लगेगी ना, तब तक वो कार्य वैलिड नहीं माना जाएगा। तो किसी भी डॉक्यूमेंट पे, किसी भी बिल पे, किसी भी इनवॉइस पे, किसी भी आदेश पे कंपनी की मोहर होना जरूरी है। ठीक है, सारे काम कंपनी की मोहर के द्वारा ही संपन्न किए जाएंगे। ठीक है, कर समझ के आते हैं। कंपनी की सामान्य मोहर पर किए गए संचालक के हस्ताक्षरों से उसे कार्य दायित्व की कंपनी के दायित्व समझे जाते हैं। यदि कंपनी कतरनी व्यक्ति है तो, लेकिन उसके समस्त कार्य सामान्य मोहर के बल पर प्राकृतिक व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, कंपनी कतरनी व्यक्ति है, ठीक है, तो उसकी जो मोहर होती है, उस पर जो उसका संचालक होता है, उसके जो साइन होते हैं, उन साइन के द्वारा ही जो प्राकृतिक व्यक्तियों के द्वारा उसका काम किया जाता है। ठीक है, अब देखते परिसीमित दायित्व, लिमिटेड लायबिलिटी। देखिए, कंपनी की 5 विशेषता उसके सदस्यों का परिसीमित दायित्व है। कंपनी सदस्यों जो दायित्व उनके द्वारा क्रय किए गए अंशों को मूल्य तक सीमित रखना है, सीमित रहता है। ये जो कह सकते हैं कंपनी के अंशधारियों का दायित्व केवल अपने अंश का मूल्य चुकाने तक ही होता है। ठीक है, इसमें बोला गया है कि जो कंपनी के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा जो क्रय किए गए अंश होते हैं तो उनका मूल्य सीमित रहता है। ठीक है, या यूँ कह सकते हैं कि जो कंपनी के जो अंशधारी हैं, जो शेयर होल्डर होता है, उनका दायित्व है जो अपने अंश होता है उनका मूल्य चुकाने तक ही होता है। मतलब जो शेयर होल्डर होते हैं वो कंपनी के शेयर परचेज करते हैं। ठीक है, तो उनका दायित्व तो इतना ही है कि वो उन जो शेयर होता है उन शेयरों की वैल्यू को वो चुका दे, वो शेयर की वैल्यू कंपनी को दे दे, बस ये उनका परिसीमित दायित्व हो गया। उसके अलावा उनका कोई लेना देना नहीं है, कंपनी क्या प्रोडक्शन कर रही है, क्या प्रॉफिट में है, लॉस में है, कंपनी को सुझाव देना काम उनका किसी को काम नहीं होता है। बस उनका काम यह है कि शेयर खरीदे और कंपनी को पैसा दे दिया, बस बात खत्म। अंशों का अंतरणीय होना। ठीक है, कंपनी की छठी विशेषता उसके सदस्यों के अंशों का अंतरणीय ट्रांसफरेबल होना। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 44 में कहा गया है कि किसी कंपनी के किसी सदस्य के अंश या ऋण पत्र या अन्य हित कंपनी के अनुच्छेदों द्वारा उपबंधित रीति से अंतरणीय जंगम संपत्ति होते हैं। मतलब कंपनी के द्वारा जो उनके शेयर होते हैं, जो उनके अंश होते हैं, उनको अंतरणीय किया जा सकता है। ठीक है, ये बोला गया है इसमें। यदि अंशधारियों द्वारा किसी करार के अधीन कोई प्रतिबंध सुनिश्चित किए
जाते हैं तो उनका संगम अनुच्छेद के अनुरूप होना आवश्यक है। ठीक है, जो उनका संगम होता है वो अनुच्छेद के अनुरूप होना चाहिए। यदि वे संगम अनुच्छेद के प्रतिकूल हैं तो शून्य होंगे। कंपनी द्वारा अंशधारी उनसे आबद्ध कर नहीं होंगे। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखिए सातवीं विशेषता इसकी, वाद संशोधित किया जाना। मतलब जो बातें जो एकत्र व्यक्ति के पास जो अधिकार होते हैं ना, सारी इसकी विशेषता है कंपनी की। अब वाद संशोधित करना मतलब कंपनी के नाम से वाद भी दायर किए जा सकते हैं, कंपनी के नाम से संपत्ति को ग्रहण भी किया जा सकता है। ठीक है, कंपनी की सातवीं विशेषता, कंपनी के विरुद्ध या कंपनी के द्वारा वाद संशोधित किया जा सकता है यदि कंपनी द्वारा किसी व्यक्ति के हितों या अधिकारों का अतिलंघन किया जाता है। ध्यान से सुनना, अगर किसी व्यक्ति के द्वारा या यदि किसी कंपनी के द्वारा किसी व्यक्ति के अधिकारों और दायित्व का अतिलंघन किया जाता है, उनका उल्लंघन किया जाता है, तो उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकता है, इसके विरुद्ध, कंपनी के विरुद्ध। और यदि किसी व्यक्ति द्वारा कंपनी के अधिकारों का अतिलंघन और उल्लंघन किया जाता है तो उस व्यक्ति के खिलाफ उस कंपनी द्वारा वाद लाया जा सकता है। आई बात समझ में। अब आठवीं आठवीं विशेषता देखते हैं, नागरिकता। यह भी कंपनी का लक्षण या विशेषता ही है कि वह नागरिक नहीं है और इसलिए उसे संविधान के अनुच्छेद 19 का संरक्षण प्राप्त नहीं है। नागरिकता, ठीक है, जो कंपनी होती है वह नागरिक नहीं है, इसलिए उसे संविधान के अनुच्छेद 19 का लाभ नहीं मिलता है, उसका संरक्षण उसको प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, इसमें बोला गया है कि बेनेट कोलेमन एंड कंपनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा कंपनी के अंशधारियों को संविधान के अनुच्छेद 19 के संरक्षण का हकदार माना गया है। उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा गया है कि नागरिक के व्यक्तिगत अधिकार कंपनी में अंशधारी बनने से समाप्त नहीं हो जाते। ठीक है, जो अंशधारी, जो शेयर होल्डर होते हैं, उनके अधिकार बने रहेंगे, उनके जो अनुच्छेद 19 का जो संरक्षण का अधिकार प्राप्त हो उनको वो बना रहेगा, वो कंपनी के साथ जुड़ने के बाद समाप्त नहीं होंगे। ठीक है, अब देखते हैं इसकी नौवीं विशेषता क्या है, केंद्रीय प्रबंधन। केंद्रीय प्रबंधन मतलब क्या होता है, एक बड़ा सारा ऑफिस होता है, उसका सेंटर होता है, वहाँ से ही उस कंपनी को मॉनिटराइज किया जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है, उसको बोलते हैं केंद्रीय प्रबंधन। कंपनी प्रबंधन निर्देशकों एवं योग्य कुशल अधिकारियों या व्यक्तियों के हाथों में सुरक्षित रहता है। बिल्कुल सही बात है भाई। निर्देशकों द्वारा ही साधारण बैठकों में कंपनी की नीतियों निर्धारित की जाती है। ठीक, कंपनी नीतियाँ निर्धारित की जाती है। ठीक है, और निर्देशक समय समय पर बदलते रहते हैं और अक्षमता कदाचार के आधार पर निर्देशकों कार्यकाल समाप्ति से पूर्व बैठाया जा सकता है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 के अंतर्गत निर्देशकों की न्यूनतम संख्या 3 रखी गई है। ठीक है, एकल व्यक्ति कंपनी इसका अपवाद है, एकल व्यक्ति में एक व्यक्ति ही होता है उसका मालिक। ठीक है, अब देखते हैं 10वीं विशेषता, स्थायित्व एवं स्थिरता। ठीक है, स्थायित्व मतलब क्या होता है, एक तो स्थायी होती है, ठीक है, और एक स्थिरता मतलब होती है वो एक स्टेबल रहती है कंपनी। ठीक है, वो अनस्टेबल नहीं हो सकती है। कंपनी की विशेषता यह है भी, कंपनी की पूंजी स्थायी एवं स्थिर रहती है क्योंकि अंशों एवं ऋण पत्रों का कम मूल्य होने से सामान्य व्यक्ति भी पूंजी का विनियम कर सकता है। तो मतलब क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि जो अंश और जो ऋण पत्र होते हैं उनका मूल्य कम होता है, जो शेयर होते हैं उनकी वैल्यू कम होती है, तो सामान्य व्यक्ति भी उन शेयरों को खरीद सकता है और बेच सकता है। ठीक है, तो ये बोला गया अंशों का और ऋण पत्रों का कम मूल्य होने से सामान्य व्यक्ति भी पूंजी का विनियम कर सकता है। बिल्कुल सही बात है, उसे हानि की संभावना कम रहती है। और जो व्यक्ति है जिसने शेयर खरीदे हैं तो वो शेयर को होल्ड कर सकता है। जब तक वो होल्ड करके रखता है तो उसने तो उसको लाभ होता है ना उसको हानि होती है, तो इसमें उसको हानि होने की संभावना कम होती है क्योंकि उस लॉन्ग टर्म में उसको फायदा हो जाएगा। तो ये बोला गया है कि उसको हानि होने की संभावना कम रहती है। अंशों एवं ऋण पत्रों को बेचकर अपनी संपत्ति को कभी भी वापस प्राप्त किया सकता है। ठीक है, और जो व्यक्ति होता है उसके द्वारा अपने जो शेयर होल्ड उसने कर रखे हैं उनको बेचकर वह अपना मूल्य कभी भी प्राप्त कर सकता है। ठीक है, तो ये थी कंपनी की विशेषताएं, कंपनी की परिभाषाएं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो आप बने रहिएगा वीडियो में, आप कहीं मत जाइएगा। देखिए जी, कंपनी कितनी प्रकार की होती है। ठीक है, लॉ कंपनी और प्राइवेट कंपनी में क्या अंतर है, किन परिस्थितियों में प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बन जाती है। ठीक है, अथवा कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत कंपनियां कितनी प्रकार की बताई गई है, समझाइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक मिनट, देखिए
सामान्य तौर पर कंपनियां निम्न प्रकार की मानी जाती है। पहली, अनिगमित कंपनी, निगमित कंपनी, असीमित कंपनी, सीमित कंपनियां, पब्लिक कंपनियां और एक होती है प्राइवेट कंपनियां। ठीक है, अनिगमित कंपनी, निगमित कंपनी, असीमित कंपनी, सीमित कंपनी, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। ठीक है, अब निगमित कंपनी भी है, उसको भी 3 भागों में बताया गया है। ठीक है, कौन कौन से हैं? राजपत्रों द्वारा निगमित कंपनियां, मतलब जो राजपत्र होते हैं उनके द्वारा कंपनी बनाई जाती है। ठीक है, जो चार्टर अधिनियम होता है ना, चार्टर के द्वारा न्यायालयों की स्थापना करी गई थी 1727 के अंदर, तो वही उसको चार्टर बोलते हैं। जो राजपत्र होते हैं उनको चार्टर बोलते हैं। ठीक है, दूसरी, संसदीय अधिनियमों द्वारा नियमित कंपनियां। दूसरी क्या होती है? ऐसी कंपनियां जो संसद के द्वारा बनाई जाती है। तीसरी, कंपनी अधिनियम के अंदर निगमित कंपनी। अब जो कंपनी जो लॉ है उसके अधिनियम के अंदर जो कंपनियां बनती है उसको बोलते हैं निगमित कंपनियां। ठीक है, 3 हो गई जिसमें निगमित कंपनियों के अंदर। इसी प्रकार जो सीमित कंपनियां होती है वो भी 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? अंश सीमित कंपनियां, एक होती है गारंटी सीमित कंपनियां। ठीक है, तो ये उनके भाग बताए गए हैं। ठीक है, देखो, कंपनी होती है अनियमित कंपनी, निगमित कंपनी, असीमित कंपनियां, सीमित कंपनियां, पब्लिक कंपनियां और प्राइवेट कंपनियां। अब निगमित कंपनियों के 3 भाग बताए, तो कौन कौन से? राजपत्रों द्वारा निगमित कंपनियां, संसदीय अधिनियमों द्वारा और कंपनी के अधिनियम के द्वारा। अब सीमित कंपनी में 2 प्रकार की बताई थी, एक तो अंश सीमित कंपनियां, एक होती गारंटी सीमित कंपनियां। तो आइए इनको शुरू करते हैं। अब देखिए अनियमित कंपनियां क्या होती हैं। देखो, अनियमित कंपनियों का गठन भागीदारी फर्म की तरह संविदा द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो अनियमित जो कंपनियां होती है उनका जो गठन होता है वो भागीदारी जब पार्टनरशिप करते हैं ना अपन, उनके द्वारा ही किया जाता है, मतलब पार्टनरशिप संविदा के द्वारा किया जाता है। अनियमित कंपनियां का अपने सदस्य से पृथक कोई अधिक व्यक्तित्व नहीं होता है। ठीक है, जो अनियमित कंपनी होती है, जो उनका सदस्य होता है उनसे पृथक उनका व्यक्तित्व नहीं होता है। इसके सदस्यों का दायित्व असीमित होता है। जो इसके सदस्य होते हैं ना, उनका जो दायित्व होता है वो असीमित होता है। अनियमित कंपनियों के सदस्यों द्वारा अपना अंश अन्य सदस्यों की सहमति के बिना अंतरित किया जा सकता है। जो अनियमित कंपनी होती है उनमें जो उनके सदस्यों का जो अंश होता है वह बिना सदस्यों की सहमति के अंतरित किया जा सकता है। किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने पर अथवा दिवालिया हो जाने आदि के कारण कंपनी का विघटन नहीं होकर उसका अस्तित्व बना रहता है। ठीक है, अगर कोई दिवालिया विघटित हो जाता है तो भी कंपनी का अस्तित्व बना रहता है। अनियमित कंपनी का प्रबंधन निगमित कंपनी की तरह उसके निर्देशक बोर्ड में निहित रहता है। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं ना, उनमें उसका निगमित कंपनी की तरह बोर्ड में निहित रहता है। कंपनी के प्रत्येक सदस्य को कंपनी के प्रबंधन में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, जो कंपनी के जो सदस्य होते हैं उनका अधिकार नहीं होता है कि वो कंपनी मीटिंगों में बैठकों में जाकर भाग लें। अब देखते हैं निगमित कंपनियां। निगमित कंपनियां 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, पहली प्रकार की कंपनियां रॉयल चार्टर द्वारा निगमित होती है। मतलब रॉयल चार्टर में होता है, रॉयल में होता है राजशाही और चार्टर में होता है राजपत्र। ठीक है, इसी कंपनी को चार्टेड कंपनी कहते हैं, चार्टेड कंपनी कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी इसका एक अच्छा उदाहरण है। इसका निगमन सन 1600 में रानी एलिजाबेथ द्वारा जारी एक चार्टर के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी जो रानी थी, रानी एलिजाबेथ ने, उसने सन 1600 के अंदर एक चार्टर पास किया था कि भाई जाइए आप भारत में जाकर व्यापार कीजिए। तो वो चार्टर बोलते हैं, उसको राजपत्र बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह आगे देखते हैं। देखिए, दूसरे प्रकार की निगमित कंपनियों का संसदीय अधिनियमों द्वारा उसका अस्तित्व होता है, संसदीय अधिनियमों के द्वारा। ठीक है, ऐसी कंपनियों को पब्लिक कंपनी कहते हैं। ठीक है, पब्लिक कंपनी भी कहा जाता है। जो पब्लिक कंपनी होती है ना, उनका गठन संसदीय अधिनियमों के द्वारा होता है। जैसे कौन कौन सी है? जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गई, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन हो गई, लाइफ इंश्योरेंस हो गई ऑफ इंडिया आदि इसके अच्छे उदाहरण। जैसे रेलवे हो गया, SBI हो गया। ठीक है, ये हो गया, ये क्योंकि ये संसदीय अधिनियमों के द्वारा बनाई गई होती है। तीसरी प्रकार की जो कंपनी होती है वो क्या होती है? वो तीसरी प्रकार की कंपनियां कंपनी अधिनियम के अंतर्गत सर्जित होती है। ऐसी कंपनियां रजिस्ट्रीकृत कंपनियां कहलाती है, क्योंकि ऐसी कंपनियां कंपनी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन द्वारा निगमित की जाती है। अब तीसरी प्रकार की कंपनी क्या होती है? जो कंपनी अधिनियम के द्वारा रजिस्ट्रीकृत होती है।
जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका होता है, ठीक है, उनको बोलते हैं कंपनी रजिस्ट्रीकृत कंपनियां। ठीक है, अब तीसरे देखते हैं असीमित कंपनियां कौन कौन सी होती हैं। ऐसी कंपनियां जिनके सदस्यों का दायित्व सीमित नहीं रखा जाता, ऐसी कंपनियां जिनके सदस्यों का दायित्व सीमित नहीं रखा जाता उनको असीमित कंपनियां बोलते हैं। ठीक है, उनके जो व्यक्ति होते हैं, उनके जो सदस्य होते हैं, उनका दायित्व सीमित नहीं होता है, उसको बोलते हैं असीमित कंपनियां। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 की उपधारा 92 में असीमित कंपनी की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। अपरिसीमित कंपनी में ऐसी कंपनी अभिप्रेत है जिसके सदस्यों के दायित्व की कोई सीमा नहीं होती है। ठीक है, असीमित दायित्व वाली कंपनियों का प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत रूप से कंपनी के सभी कार्य के लिए हर समय दायी होता है। ठीक है, जो वहाँ पे जो कम व्यक्ति होता है कंपनी के अंदर, वो प्रत्येक कार्य के लिए उस कार्य के लिए सभी कंपनी के सभी कार्यों के लिए दायी होता है, जिम्मेदार होता है। ठीक है, असीमित कंपनी के अंदर असीमित दायित्व वाली कंपनियों के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं, देखिए, ऐसी कंपनी के अंश पूंजी रखना आवश्यक नहीं है। ठीक है, जो असीमित कंपनी होती है उनकी जो अंश होते हैं पूंजी रखना आवश्यक नहीं होता उनके लिए। यदि अंश पूंजी रखी जाती है तो उसे बिना किसी रोक टोक या अनुमोदन के घटाया बढ़ाया जा सकता है। दूसरी विशेषता क्या है इसकी, ऐसी कंपनियां अपना अंश स्वयं कर लेती है। ठीक है, जो ऐसी कंपनी होती है वो खुद ही अपने शेयरों को खरीद लेती है। ठीक है, तीसरी क्या होती है, ऐसी कंपनियों के लिए सांविधिक बैठक आयोजित किया जाना आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, जो असीमित जो दायित्व वाली कंपनी होती है उनकी जो मीटिंग्स होती हैं वो मीटिंग्स किया जाना आवश्यक उनके लिए नहीं होता है। सांविधिक मतलब विधि के अंतर्गत जो बैठकें होती है वो किया जाना आवश्यक नहीं होती है। अब देखते हैं सीमित कंपनियां। सीमित कंपनियों से अभिप्राय ऐसी कंपनियों से जिनके सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। ठीक है, जो असीमित थी तो वहाँ पर सदस्यों का दायित्व असीमित था, और जो सीमित कंपनी है इसमें सदस्यों का जो दायित्व है वह सीमित रहेगा। ऐसी कंपनियां दो प्रकार की होती है, एक होती है अंशों द्वारा सीमित होती है, एक होती है गारंटी द्वारा सीमित होती है। अंशों मतलब क्या होता है, जो शेयर होते हैं ना, शेयर वो होती है। गारंटी मतलब क्या होता है, जो प्रतिभूति होती है। ठीक है, वो होती है सिक्योरिटी होती है, उसके द्वारा सीमित होती है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 की उपधारा 21 में गारंटी द्वारा सीमित कंपनी की प्रविधि दी गई है। इसके अनुसार गारंटी द्वारा परिसीमित कंपनी से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है जिसके सदस्यों का दायित्व ज्ञापन द्वारा ऐसी धनराशि तक सीमित है जिसे सदस्य क्रमशः उसके समापन की दशा में कंपनी की आसक्तियों में अभिदाय करने का वचन दें। मतलब क्या कह रहा है, इसमें बोल रहा है कि जो इसके सदस्य होते हैं ना, उनका दायित्व है ऐसी धनराशि तक सीमित रहता है। जब वो समापन की ओर जाती है तो समापन में जो उनकी आसक्ति होती है, आसक्ति मतलब उनके जो एसेट्स होते हैं, जो उनका जो अभिदाय होता है, अभिदाय करने का वचन होता है। मतलब ये कह रहा है कि गारंटी से तात्पर्य क्या है भाई, गारंटी मतलब क्या है कि भाई मेरे को लॉस नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पर अगर किसी कंपनी के अंदर दिवालियापन या नुकसान हो जाता है तो जो उसके सदस्य होते हैं उनका जो दायित्व होता है वो उस अंशदायी पूंजी तक सीमित रहता है। ठीक है, जो उनका भुगतान होता है वो कंपनी की आसक्तियों से अभिदाय किया जाता है। ये तो हो गया गारंटी वाला। अगर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 की उपधारा 22 में अंशों द्वारा सीमित कंपनी परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार अंशों द्वारा परिसीमित कंपनी में ऐसी कंपनी अभिप्रेत है जिसके सदस्यों का दायित्व ज्ञापन द्वारा ऐसी धनराशि तक यदि कोई हो परिसीमित है जो क्रमशः उनके द्वारा धारित अंशों पर असतत होगी। ठीक है, जो ऊपर वाला जो गारंटी वाला था उसमें तो जो कंपनी की जो आसक्तियाँ थी उससे विदाई थी, और नीचे वाले में क्या, जो कंपनी के जो अंश हैं उन अंशों से अंशदायी किया जाएगा। ठीक है, सरलता शब्दों में ये कहा जा सकता है कि जब कोई कंपनी अंशों द्वारा सीमित होती है तो उसे अंश सीमित कंपनी कहा जाती है, और जब कोई कंपनी गारंटी द्वारा सीमित होती है तो उसे गारंटी द्वारा सीमित कंपनी कहा जाता है। ठीक है, मेरे 5 कंपनी देखते हैं। पब्लिक कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 की उपधारा 71 में पब्लिक कंपनी की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार पब्लिक कंपनी ऐसी है, मतलब पब्लिक कंपनी ऐसी है जो प्राइवेट नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, जिसकी ऐसी न्यूनतम समादस पूंजी है जो विहित की जाए। और जो प्राइवेट जो पब्लिक कंपनी होता है ना, उसमें क्या होता है, न्यूनतम समादत पूंजी होती है। देखिए जी,
न्यूनतम समादित पूंजी क्या होती है? देखिए, समादित पूंजी वो होती है जो कंपनी के द्वारा जो शेयर जारी करे गए हैं ना, उन शेयरों के बदले जो भुगतान प्राप्त हो जाए, जो उनका जो कैपिटल होता है, उनको बोलते हैं समादित पूंजी। जो विहित की जाए मतलब जो विधि के अनुसार लागू की जाए या जारी की जाए। ठीक है, अब देखते हैं, परंतु ऐसी कंपनियां जो ऐसी कंपनी की समनुसंगी है, जो प्राइवेट कंपनी नहीं है, इस बात के बावजूद भी कि ऐसी समनुसंगी कंपनी अपने अनुच्छेदों में प्राइवेट कंपनी बनी रहती है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए पब्लिक कंपनी समझी जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं 6 नंबर, प्राइवेट कंपनी क्या होती है। ठीक है, देखिए, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 की उपधारा 68 में प्राइवेट कंपनी की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार प्राइवेट कंपनी से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है जिसकी ऐसी न्यूनतम समादित पूंजी है जो विहित की जाए। ठीक है, मतलब ऐसे न्यूनतम समादित पूंजी मतलब क्या होती है? जो कंपनी शेयर के बदले कैपिटल लेती है। ठीक है, जो शेयर को बेचकर जो कैपिटल प्राप्त होता है उसको बोलते हैं समादित पूंजी, जो विहित की जाए। विहित मतलब जो विधि के अनुसार विहित की जाए और जो अपने अनुच्छेदों द्वारा अपने अंशों के अंतरण के अधिकार को निलंबित करती है। जो प्राइवेट कंपनी की होती है, जो अपने जो शेयर होते हैं ना, उनको ट्रांसफरेबल नहीं करती। दूसरी, एक व्यक्ति कंपनी की दशा में सिवाय अपने सदस्यों की संख्या को 200 तक सीमित करती है। और जो प्राइवेट कंपनी होती है ना, उसमें जो सदस्यों की संख्या होती है वो 200 तक सीमित रहती है, एकल कंपनी में। ठीक है, एक व्यक्ति की कंपनी में है, उसमें 200 व्यक्तियों से ज़्यादा व्यक्ति नहीं हो सकते। परंतु जहाँ 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी कंपनी के एक या अधिक अंशों को संयुक्त रूप से धारण करते हैं, वहाँ इस खंड के प्रयोजनों के लिए उसे एकल सदस्य समझा जाएगा। ठीक है, जहाँ पर 2 या 2 से अधिक सदस्य होते हैं, उनको इस खंड के द्वारा एकल सदस्य समझा जाएगा। परंतु यह है कि और ऐसे व्यक्ति जो कंपनी नियोजन में हैं, ऐसे व्यक्ति जो कंपनी नियोजन में जो कंपनी में काम कर रहे हैं, और ऐसे व्यक्ति जो पूर्व में कंपनी नियोजन में रहते हुए उस नियोजन के समय कंपनी के सदस्य थे और नियोजन में न रहने के पश्चात सदस्य बने हुए हैं, सदस्यों की संख्या में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। ठीक है, कंपनी की किन्हीं प्रतिभूतियों के लिए अभिदाय करने के लिए जनता को आमंत्रित करने से प्रतिषिद्ध करती है। जो प्राइवेट कंपनी होती है, वो कंपनी क्या करती है कि जो जनता होती है उसको अपनी प्रतिभूतियों का विदाई के लिए आमंत्रित नहीं करती है। जबकि जो प्राइवेट कंपनी होती है, जो गवर्नमेंट कंपनी होती है, वो जनता को शेयर होल्डिंग के लिए आमंत्रित करती है। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अन्य कंपनियां भी हैं। ठीक है, 2013 के अंदर कतिपय कंपनियों का उल्लेख किया गया। एक व्यक्ति कंपनी अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 62 में एक व्यक्ति कंपनी 1 पर्सन कंपनी का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार एक व्यक्ति कंपनी ऐसी कंपनी विपरीत है जिसमें सदस्य के रूप में केवल एक व्यक्ति है। इस प्रकार धारा 262 में एक व्यक्ति कंपनी को सांविधिक मान्यता प्रदान की गई है। यह एक ऐसी कंपनी है जिसमें केवल एकमात्र सदस्य होता है तथा वही कंपनी का संचालन करता है। ठीक है, एक कंपनी हो गई। अब आती है बैंककारी कंपनी। ठीक है, बैंककारी कंपनी होती है, बैंककारी मतलब वही है जो बैंक चलाएगी, सीधी सी बात है। अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 9 में बैंककारी कंपनी के बारे में प्रदान किया गया। इसके अनुसार बैंककारी कंपनी में बैंककारी विनिमय अधिनियम 1949 की धारा 5 के खंड ग में यह परिभाषित कोई बैंककारी कंपनी अभिप्रेत है। तीसरी, सहयोजित कंपनी। सहयोजित कंपनी मतलब एसोसिएट मतलब मिलजुल के चलाने वाली कंपनी। अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 6 में सहयोजित कंपनी पर प्रदान किया गया। इसके अनुसार किसी अन्य कंपनी के संबंध में सहयोजित कंपनी से ऐसी कंपनी जिसमें उस समय उस अन्य कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव है, किंतु जो ऐसा प्रभाव रखने वाली किसी समनुसंगी कंपनी नहीं है, तो उसके अंतर्गत सह उद्यम कंपनी भी कहलाएगी। मतलब वो कंपनी आपस में मेल जोल करके भी एक साथ भी अपनी लीडरशिप जारी कर सकती है। अब देखते हैं समनुसंगी कंपनी। ठीक है, अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 87 में समनुसंगी कंपनी मतलब सब्सिडायरी कंपनी के बारे में प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार किसी अन्य कंपनी के संबंध में समनुसंगी कंपनी से ऐसी कंपनी विपरीत है जिसमें नियंत्री कंपनी निर्देशक बोर्ड की संरचना का नियंत्रण करती है। ठीक है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनका कंट्रोल करती है। ठीक है, कुल पूंजी अंश
मतदान शक्ति के आधे से अधिक का प्रयोग या नियंत्रण या तो स्वयं या अपनी एक या अन्य समूह कंपनियों के साथ मिलकर करती है। ठीक है, मतलब वो क्या करती है दूसरी कंपनी, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करती है। दूसरी बात, कुल अंश पूंजी मतदान शक्ति के आधे से अधिक का प्रयोग या नियंत्रण या तो स्वयं करती है या फिर किसी अन्य एक से अधिक समूह संघीय कंपनियों के साथ मिलकर करती है। परंतु नियंत्री कंपनियां का के ऐसे वर्ग ऐसे समूह है वर्ग है जो विहित किए जाए ऐसी संख्या से जो विहित की जाए या समूह संघी के लिए उत्तरदायी नहीं होंगी। यह अन्य कंपनियों से अभिप्राय है नियंत्री कंपनियां, होल्डिंग कंपनियां, ठीक है, जो इन्होंने होल्ड कर रखा हो उनको बोलते हैं। आप देखते हैं नियंत्री कंपनी अधिनियम की धारा 2 की उपधारा 46 के अनुसार एक या अधिक अन्य कंपनियों के संबंध में नियंत्री कंपनी से ऐसी कंपनी जिसकी ऐसी कंपनियां समूह संघी कंपनियां है। ठीक है, समूह संघीय कंपनियां है, मतलब होल्डिंग मतलब होता है कि वो होल्ड करके रखती है किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स को, उसे कंट्रोल्स को। ठीक है, उसको बोलते हैं होल्डिंग कंपनी। अब सूचीबद्ध कंपनी, सूचीबद्ध मतलब जो लिस्टेड कंपनी होती है, जो शेयर मार्केट होता है उसमें लिस्टेड कंपनी होती है, उनको बोलते हैं सूचीबद्ध कंपनी, जिसको शेयर मार्केट में वो लिस्ट है। ठीक है, सेबी के अंदर वो लिस्ट है। ठीक है, उनको बोलते हैं लिस्टेड सूचीबद्ध कंपनियां। धारा 2 की 52 के अनुसार सूचीबद्ध कंपनी ऐसी कंपनी विपरीत हैं जिसकी कोई प्रतिभूति किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज से सूचीबद्ध है। आगे ना बात, सूची एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज से सूचीबद्ध है। ठीक है, वो लिस्टेड कंपनी हो गई। दूसरी सरकारी कंपनी, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 की उपधारा 45 में सरकारी कंपनी के बारे में प्रावधान किया गया है। सरकारी कंपनी से ऐसी कंपनी विपरीत जिसके समादत्त अंश पूंजी का 91% से अन्यून केंद्र सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार या सरकारों द्वारा भागत केंद्र सरकार द्वारा भागत एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित किया जाता है। इसके अंतर्गत ऐसी कंपनी भी है जो ऐसी सरकारी कंपनी समूह संघी है। मतलब सरकारी कंपनी क्या होती है, जिसमें जो केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकार होती है या फिर राज्य सरकारें होती है, उनकी हिस्सेदारी 91% से ज़्यादा, 91% से अधिक नहीं हो सकती। ठीक है, बाकी होता है जो उसके मालिक की हो सकती है, तो उनको बोलते हैं सरकारी कंपनी। उसकी जिस कंपनी की होल्डिंग 91% केंद्र सरकार के पास या गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के पास में है तो वो सरकारी कंपनी मानी जाएगी। इसी प्रकार सरकारी कंपनी से अभिप्राय ऐसी कंपनी से है जिसमें समादत्त अंश पूंजी पेड अप शेयर कैपिटल का 91% से अन्य निम्नलिखित द्वारा धारित किया जाता है। ठीक है, 91% निर्धारित कैसे किया जाता है, देखो किसके द्वारा किया जाता है, इधर केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, एक राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है, एक अधिक राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। भाग मतलब होता है डिवाइडेशन, आधा भाई केंद्र सरकार के पास होता है, आधा राज्य सरकार के पास होता है, तो केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार के पास किया, ये होती है सरकारी कंपनियां। ठीक है, रजिस्ट्रीकृत सरकारी कंपनियों का अस्तित्व निगम अथवा असंविधिक कंपनियों की तरह होता है। ठीक है, रजिस्ट्रीकृत सरकारी कंपनियां एवं अन्य कंपनियों की भांति उनका न्यायिक व्यक्तित्व भी होता है। सरकारी कंपनी का अस्तित्व सरकार से भिन्न होता है, बिल्कुल सही बात, सरकार से भिन्न होता है सरकारी कंपनियों का अस्तित्व है। सरकारी कर्मचारी कंपनियों के कर्मचारी सरकारी कर्मचारियों के प्रस्तावित धारण नहीं करते। सरकारी कंपनियों के कर्मचारी सरकार के कर्मचारियों के प्रस्तावित धारण नहीं करते। ठीक है, जो सरकारी कंपनी जो कर्मचारी होते हैं और जो राज्य सरकारी जो कर्मचारी होते हैं वो सिमिलर नहीं है, उनकी जो स्थिति होती है वो एक जैसी नहीं है, उनकी परिस्थिति धारण नहीं कर सकते, उनके बेनिफिट अलग होंगे, उनके बेनिफिट अलग होंगे। अर्थात सरकारी कंपनी के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं माने जाते हैं। ठीक है, जो सरकारी कंपनी होती है उसके जो एम्प्लॉय होता है वो सरकारी कंपनी जो सरकारी एम्प्लॉय नहीं माना जाता है। ये किसमें, रंजीत कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1969 कलकत्ता 95 में कहा गया है। सरकारी कंपनी सरकार की अभिकर्ता नहीं है। ठीक है, जो सरकार की जो सरकारी कंपनी होती है वो सरकार की अभिकर्ता नहीं है, मतलब सरकार की एजेंट नहीं है। ठीक है, वो अपना काम करेगी, सरकार अपना काम करेगी, इसलिए उसके जो कर्मचारियों को जो सिविल सेवा कर्मचारी दर्जा नहीं दिया गया है, इसलिए उनको जो कर्मचारी होते हैं उनको सिविल सेवा दर्जा नहीं दिया गया है। अब देखते हैं 8 होती है विदेश कंपनी। ठीक है, विदेश कंपनी धारा 242 के अनुसार विदेश कंपनी से भारत के बाहर निगमित कोई कंपनी या निगमित निकाय या विपरीत है, मतलब भारत के बाहर जो अपनी कंपनी बनाता है उसको बोलते हैं विदेशी कंपनी। ठीक है, भारत के बाहर निगमित कोई कंपनी, ठीक है, जिसका भारत में चाहे स्वयं द्वारा या किसी अन्य अभिकर्ता द्वारा भौतिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक पद्धति द्वारा कारोबार का कोई स्थान और
कोई अन्य रीति में भारत में किसी कारोबारी क्रियाकलाप का संचालन करता है। ठीक है, अब मान लीजिए विदेशी कंपनी होगी, जो भारत का व्यक्ति बाहर विदेश में जाके कोई कंपनी स्टार्ट करता है तो वो विदेशी कंपनी माना जाएगा, और उसका संचालन भारत देश में बैठकर किसी उसका कोई स्थान फिक्स है वहाँ पे बैठ के उसे क्रियाकलापों को देखता है, उसका कंट्रोल करता है, उस पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, उसका आदान प्रदान करता है, तो वो विदेशी कंपनी के अंतर्गत दायरे में आ जाएगा। पी जॉनसन बनाम एस्टोफियल एडाडोम के मामले में केरल उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है कि किसी विदेशी कंपनी द्वारा अपने माल के ऑर्डर लेने हेतु किसी किराए पर लिए गए अभिकर्ता को भारत में किसी स्थान पर नियुक्त कर देने मात्र से कंपनी का भारत में स्थायित्व नहीं माना जाता। ठीक है भाई, किसी व्यक्ति को किराए पर लेकर उसकी स्थापना भारत में कर दी जाती है तो उसको स्थापना भारत में नहीं मानी जाएगी। अब आती 9वीं उत्पादक कंपनी। अब उत्पादक क्या होता है? जो प्रोड्यूसर कंपनी, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है ना, उसको बोलते हैं उत्पादक कंपनी। ठीक है, जो मैन्युफैक्चरिंग करती है। ठीक है, उत्पादक कंपनी से अभिप्राय ऐसी कंपनी से है जो एक निगमित निकाय है। निगमित मतलब क्या है? कॉर्पोरेट बॉडी। ठीक है, प्राइवेट कंपनी, ठीक, प्राइवेट बॉडी। ठीक है, जिसके उद्देश्य क्रियाकलाप द्वारा धारा 378 ख के विनिर्देश प्रकार के हैं, जो इस अधिनियम द्वारा यह कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत है। ठीक है, जो कंपनी रजिस्ट्रीकृत है। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी होती है वो उत्पादक कंपनी में आ जाएंगी। ठीक है, अब पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में क्या अंतर है वो भी देख लेते हैं अपन। ठीक है, अब प्राइवेट कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी के गठन के लिए न्यूनतम 2 सदस्यों का होना आवश्यक होता है। जो प्राइवेट कंपनी की जो स्थापना होता है ना, वो 2 व्यक्ति के द्वारा, कम से कम 2 व्यक्ति चाहिए उसमें। ठीक है, उनकी प्राइवेट कंपनी की स्थापना करने के लिए। जबकि जो सरकारी कंपनी होती है उसकी स्थापना करने के लिए कम से कम 7 लोगों का होना आवश्यक होता है, उसके 7 सदस्य होने चाहिए। पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर, प्राइवेट कंपनी के सदस्यों की अधिकतम संख्या 200 तक हो सकती है। ठीक है, जो प्राइवेट कंपनी के जो सदस्य होते हैं उनकी सदस्य संख्या अधिकतम 200 तक हो सकती है, जबकि पब्लिक कंपनी में सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं करी गई है। ठीक है, तीसरी अंतर क्या हो गया? प्राइवेट कंपनी अपने संगम अनुच्छेद द्वारा अंशों के अंतरण पर रोक लगा सकती है। ठीक है, जो प्राइवेट कंपनी होती है, जो उनका संगम अनुच्छेद होता है उसके द्वारा अपने अंशों के अंतरण ट्रांसफर पर उनको रोक लगा सकती है। जबकि जो गवर्नमेंट कंपनी होती है ना, वो अपने अंशों को अंतरण पर रोक नहीं लगा सकती है, वो अपने शेयरों के ट्रांसफर पर रोक नहीं लगा सकती है। प्राइवेट कंपनी द्वारा अंशों के क्रय के लिए जनता को आमंत्रित नहीं किया जाता। ठीक है, जो प्राइवेट कंपनी होती है वो अपने शेयर को अपने अंशों को खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं करती है। जबकि सरकारी कंपनियां होती हैं वो अपने अंशों क्रय करने के लिए जनता को आमंत्रित कर सकती है। प्राइवेट कंपनी में केवल 2 निर्देशक हो सकते हैं। ठीक है, जो प्राइवेट कंपनी होती है उसमें केवल 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो सकते हैं, लेकिन जो पब्लिक कंपनी होती है उसमें कम से कम 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होना जरूरी है। ठीक है, अब छठा अंतर क्या हो गया? प्राइवेट कंपनी के लिए सांविधिक बैठक बुलाए जाने की कोई पाबंदी नहीं होती है। ठीक, जो प्राइवेट कंपनी होती है ना, उसमें जो मीटिंग्स वगैरह होती हैं वो उसकी कोई बाउंडेशन नहीं है, वो कभी भी मीटिंग कर सकते हैं, उनकी इच्छा हो तो नहीं, वो नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन जो सरकारी कंपनियां होती है उसमें क्या होता है कि उसमें पब्लिक कंपनी के एक कारोबार प्रारंभ करने की तारीख से 1 माह बाद 6 माह के भीतर सांविधिक बैठक बुलाया जाना आवश्यक होता है। ठीक है, सरकारी कंपनियों में बैठक बुलाया जाना आवश्यक होता है। ठीक है, अब यह 7वां, प्राइवेट कंपनी द्वारा रजिस्ट्रार की अनुमति के बिना अपना कारोबार प्रारंभ किया जा सकता है। ठीक है, जो प्राइवेट कंपनी होती है वो रजिस्ट्रार की परमिशन के बिना, रजिस्ट्रार क्या होता है? रजिस्ट्रार वो व्यक्ति होता है जो कंपनियों को लाइसेंस प्रोवाइड करवाता है, कंपनियों की ऑडिटिंग करता है और कंपनियों को देख रेख करता है, कंपनियों को संचालन के ऊपर नियंत्रण रखता है। ठीक है, वो होता है रजिस्ट्रार। तो जो प्राइवेट कंपनी होती है वो अपने कारोबार का विस्तार करने के लिए रजिस्ट्रार की परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि पब्लिक कंपनी द्वारा रजिस्ट्रार की अनुमति के बिना कारोबार प्रारंभ नहीं किया जा सकता। ठीक है, प्राइवेट कंपनी के निर्देशक ऐसी बैठकों में भाग ले सकते हैं जिनमें उनके हितों से संबंधित प्रस्तावों पर निर्णय लिया जाना हो। तो प्राइवेट कंपनी के जो अधिकारी होते हैं, जो मालिक होते हैं, वो ऐसी मीटिंगों में भाग ले सकते हैं जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो, जबकि पब्लिक कंपनी निर्देशक ऐसी बैठकों में भाग नहीं ले सकते। ठीक है, अब देखते हैं इसमें 9वां अंतर।
प्राइवेट कंपनी के सदस्यों की संख्या 2 से कम हो जाने पर न्यायालय द्वारा उसका परिसमापन कराया जा सकता है। ठीक है, जो प्राइवेट कंपनी होती है, अगर उसके जो सदस्य की संख्या 2 से कम हो गई तो न्यायालय के द्वारा उनको बंद करवाया जा सकता है। जबकि जो पब्लिक कंपनी होती है, अगर उसका जो सदस्यों की संख्या 7 से कम हो जाती है तो न्यायालय द्वारा उसको भी बंद करवाया जा सकता है। प्राइवेट कंपनी द्वारा जनता को अंश ऋण पत्र जारी नहीं किए जा सकते। ठीक है, जो प्राइवेट कंपनी होती है उसके द्वारा जनता को अंश ऋण पत्र जारी, जो डिबेंचर होते हैं ना, डिबेंचर होते हैं, उनको बोलते हैं डिबेंचर, वो जारी नहीं कर सकता है। जब पब्लिक कंपनियां जो जनता को डिबेंचर जारी कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनी द्वारा अपना प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रार की प्रसिद्धि किए बिना कारोबार चालू किया जा सकता है। वही बात आ गई, सरकारी कंपनियों के द्वारा अपना प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रार को प्रेषित किए बिना कारोबार नहीं किया जा सकता। प्राइवेट कंपनी के लिए अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड शब्द जोड़ना आवश्यक होता है, जबकि पब्लिक कंपनी के लिए अपने नाम के आगे लिमिटेड शब्द जोड़ना आवश्यक होता है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी पर सरकारी नियंत्रण कम रहता है, जबकि पब्लिक कंपनियों पर सरकारी नियंत्रण अपेक्षाकृत अधिक रहता है। प्राइवेट कंपनी में निर्देशक पद स्वीकार करने के लिए संगम ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना आवश्यक नहीं होता है, जबकि पब्लिक कंपनी में ऐसे हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक होता है। ठीक है, तो ये थे पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के अंतर। अब देखते हैं अब ये प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी कब बन सकती है। ठीक है, अब ये देखते हैं। देखिए, यहाँ पर कोई भी प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में परिवर्तित हो सकती है यदि इस आशय का विशेष संकल्प पारित कर दिया जाए कि संगम अनुच्छेदों में तदनुसार परिवर्तन कर दिया जाए। ठीक है, जो कंपनी के जो संगम अनुच्छेद होते हैं उनको बदल दिया जाए ना, तो फिर वो प्राइवेट कंपनी पब्लिक बन जाती है। उसकी सदस्य संख्या अगर 200 से अधिक हो जाती है तो वो प्राइवेट कंपनी पब्लिक बन जाएगी। उसके द्वारा अंशों या ऋणों के क्रय हेतु जनता से प्रस्ताव आमंत्रित कर लिए जाते हैं। अगर प्राइवेट कंपनी के द्वारा जनता को अंशों को क्रय करने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो वो पब्लिक कंपनी बन जाएगी। तीसरी 5 बात क्या है, उसके समादित अंश पूंजी निर्धारित सीमा से अधिक हो जाए तो वह पब्लिक कंपनी बन जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप अंत तक बने रहेंगे। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। अब मिलते हैं नेक्स्ट सेकेंड यूनिट इसी समय पर कंपनी विधि में। तो वीडियो देखने के लिए, यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।